सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये तो केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये पेड कोर्सेस वाले बच्चों के लिए वीडियो था, लेकिन मैंने आप लोगों को फ्री में दिया है। तो फ्री में क्यों दिया है? क्योंकि आप लोग भी वीडियोज़ को देख लो कि कैसे पढ़ाया जाता है हमारे ऐप पर और कैसे पढ़ाया जाता है यूट्यूब पर। ठीक है, यूट्यूब पर भी वैसे ही पढ़ाया जाता है जैसे ऐप पर पढ़ाया जाता है, लेकिन ऐप पर कुछ वीडियो ऐसा इंपॉर्टेंट दिया गया है जो कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अब वो तो आप लोग पढ़ोगे कैसे? कौन सा कोर्स खरीदना पड़ेगा? मैं आप लोगों को खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूँ, यूट्यूब पर भी मैं आप लोगों को वीडियोस देता हूँ। ठीक है, अब देखो, आप लोगों को अगर खरीदना ही है, जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं आपका कोर्स खरीदना चाहता हूँ, तो कितने रुपए में है, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, आप वीडियोज़ में बता दीजिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पॉलिटेक्निक सफ़र के नाम से ऐप है, तो वहाँ से जाकर आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अनलिमिटेड टेस्ट है, मतलब वहाँ पर फ्री में टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, हमारे ऐप पर। अब देखो, आपको अगर कोर्स खरीदना है तो कोर्स कितने रुपए में? सबसे पहले मैंने एक क्रैश कोर्स के नाम से कोर्स बनाया है। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोस दिया गया है। वो कितने रुपए में? पहला नंबर, ये तो 99 रुपए में था क्रैश कोर्स वाला, बट में अभी ऑफर चल रहा है। ऑफर 49 रुपए में है। ठीक है, कितने रुपए में है? 49 रुपए में है। तो अगर आप लोग इस 49 रुपए को लगाकर क्रैश कोर्स खरीद सकते हो, मैं कहता हूँ ना, गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को पूरी की पूरी 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, 100% की आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पर कराए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में हूबहू पूछे गए हैं, और ऑलरेडी जो क्वेश्चंस आने वाले हो सकते हैं, ठीक है, उससे भी वहाँ पर कराया गया है। तो आप लोग जाइए, पढ़ सकते हैं मात्र 49 रुपए में। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ आपको टॉपिक पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या निर्धारित करता है। तो सबसे पहले चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या निर्धारित, तो सबसे पहले ये जान लो, मुख्य क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या को हम, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। और चुंबकीय को एम से। ठीक है, किसको? चुंबकीय को एम से करते हैं। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद आपका एक होता है दिग क्वांटम संख्या। ठीक है, क्या होता है? दिग क्वांटम संख्या। तो उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? ये चीजें तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आता है जो चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको निर्धारित करता है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होता है वो दिग क्वांटम संख्या को निर्धारित करता है, बट मैं आप लोगों को बता दूं, उसमें एक चीज और होता है। जो दिग क्वांटम संख्या होता है वो किस चीज को निर्धारित करता है? वो कक्ष के अविन्यासी को निर्धारित करता है। किसको? कक्ष के अविन्यासी को निर्धारित करता है। दिग क्वांटम संख्या किसको निर्धारित करता है? कक्ष के अविन्यासी को निर्धारित करता है। और एम जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो दिग क्वांटम संख्या को निर्धारित करता है, एल को। ठीक है, उसके बाद वो किसे निर्धारित करता है? कक्ष का अविन्यासी, कक्ष के अविन्यासी को निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, सिंपल क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है तो इसे आप लोग देख सकते हो। कह रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक से जुड़े सही स्टेटमेंट कौन सा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर से जुड़े जो टॉपिक है वो उसका सही स्टेटमेंट क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया पहला ऑप्शन कि परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और उसके बाद द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या। उसके बाद आपको चौथा ऑप्शन दिया गया है कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। अब यहां पर देखो, सिंपल है, कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि क्या होता है, जो परमाणु संख्या होता है, ठीक है, जो परमाणु संख्या होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, ठीक है, किसके बराबर? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। किसके? प्लस मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। देखो क्या होता है, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब मैंने चैप्टर वाइज पढ़ा रहा था ना, तब ये सारी चीजें बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। देखो द्रव्यमान संख्या क्या होता है? द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या
ठीक है, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है, या कि तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है, यही दोनों होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर माइनस लग गया, देखो यहाँ पर माइनस लग गया, तो इसीलिए ये ऑप्शंस गलत हो गया, और यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसीलिए ये गलत हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये जो परमाणु संख्या है ये न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर कभी नहीं होता, ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चंस पर लेकर चलते हैं आप लोगों को। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो सिंपल क्वेश्चंस आप लोग लगा सकते हो। क्या कह रहा है, लोहे की जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। अब ये बताओ, सबसे मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए आप एक लोहा का छाड़ लेते हैं। ठीक है, लोहे का छाड़ लेते हैं, वो क्या करते हैं आप लोग, जब पानी बारिश होता है ना, जब बारिश होता है या बारिश नहीं होता तो भी आप लोग बाहर फेंक देते हैं जमीन पर। ठीक है, क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं जमीन पर, तो उसमें धीरे 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 कुछ दिन बाद जंग लग जाएगा। जंग लगने लगता है कि नहीं, हाँ सर, जंग लगने लगता है। तो क्या होता है, जो जमीन होता है, ठीक है, जो जमीन होता है, ठीक है, जमीन, ठीक, मान लो ये जमीन है, आपको मैं बॉक्स बनाकर दिखा देता हूं, और यहाँ पर क्या है, आपका पार्ट है। ठीक है, कोई पार्ट है, लोहे का पार्ट है। ठीक है, अब ये क्या होगा, धीरे धीरे इसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो ये जंग कैसे लगेगा, मान लो ये पृथ्वी था, ठीक है, ये जमीन था, जमीन में कुछ सीड़न होता है। क्या होता है, कुछ सीड़न। सीड़न का मतलब समझते हो, वो हल्का क्या होता है, हल्का वो उसमें पानी वगैरह, मतलब नीचे नमी रहता है। नमी, नमी समझ रहे हो ना, ठीक है, नमी समझ रहे हो। एक ड्राई होता है, ठीक है, तो ड्राई नहीं, नमी, नमी रहता है। तो वो नमी को क्या करता है, ये लोहा क्या करता है, नमी को खींचता है अपनी तरफ। नमी को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और उस नमी में रहता है क्या, पानी। उस नमी में क्या रहता है, पानी रहता है। और उसके बाद अपने क्या होता है, एरिया में, ठीक है, जो आपका क्षेत्र वाले, जैसे उसमें आप ऑक्सीजन लेते हो ना, तो ऑक्सीजन तो है ही है। तो बताओ क्या होता है, जल आता है, ठीक है, जल पृथ्वी से आ जाता है, और ऑक्सीजन किससे आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन किससे आ जाता है, हमारे वायुमंडल से। तो दोनों क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद क्या हो जाता है, उसे क्या बना देते हैं, उसमें जंग बना देते हैं। लोहे का जंग लगने लगता है, मतलब जंग का लगना क्या हो जाता है, एक परत उसमें जुड़ जाती है। क्या होती है, परत जुड़ जाती है, तो वो खराब होने लगता है लोहा। ठीक है, क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। अब बात आती है क्वेश्चंस, और ये तो आप लोग बता ही दिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो आपने बता ही दिया कि बी वाला ऑप्शन होगा। अब इसी टाइप एक क्वेश्चंस और पूछ लेता है, कहता है कि अगर लोहे में जंग लग जाए, ठीक है, लोहे में पूरी तरह से जंग लग जाए, तो बताओ उसका भार बढ़ेगा या घटेगा। उस लोहे का पार्ट जो है उसका भार बढ़ेगा या घटेगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे घटेगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे घटेगा। नहीं ब्रो, घटेगा नहीं। ठीक है, ये ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस क्वेश्चंस को बता रहा हूँ ना, इस क्वेश्चंस को आप लोग नोट बनाकर लिख लीजिए। मैं यहाँ पर लाया नहीं वो क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मन में आ गया, बता दिया। ठीक है, देखो वो बढ़ेगा, भार बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि उसमें जंग लग गए हैं, उसमें एक परत और जुड़ गई है, लेकिन एक कंडीशन पर, जब तक उसमें में से जंग को छुड़ाया ना जाए। बहुत लोग क्या करते हैं, जंग लग जाता है तो उसको पीट देते हैं, पीटने के बाद उसमें जंग छूट जाता है। और जब जंग छूट जाएगा, तो ये बताओ, जो मान लो आप अपने कपड़ा पहने हो, ठीक है, कपड़ा निकाल दो, ठीक है, तो आपका भार कम होगा कि नहीं, है ना, कपड़ा का भार तो कुछ होगा ही ना। तो उसी प्रकार वो भी रहता है। तो अगर कपड़ा का भार है, तो उसी प्रकार जंग का भी भार होगा, कुछ ना कुछ तो भार होगा। तो वही चीज, आपका जो जंग होता है ना, जंग का भी कुछ भार होता है, तो वो भार मतलब उसका क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, सिंपल समझ में आया। मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस बताए, तीनों क्वेश्चंस आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, 3 नहीं 4 बताए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देख लो 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुख्य क्षार कौन सा है, बताओ इनमें में से मुख्य क्षार कौन सा है। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड नहीं, सॉरी गाइस, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनमें में से कौन सा मुख्य क्षार है। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, क्षार में क्या होता है,
क्षार में क्या होता है OH माइनस। अब ये बताओ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के मतलब OH, हाइड्रोक्साइड OH, हाइड्रोक्साइड OH। अब सभी का सूत्र अलग अलग, मान लो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे सर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH, तो बताओ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH। हाँ मान लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड का KOH, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, सूत्र क्या होगा, आइए समझाता हूं ब्रो। इसका सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। आप कहोगे क्यों सर होल ट्वाइस क्यों लगा, क्या MgOH नहीं हो सकता था? नहीं ब्रो, ठीक है, क्या MgOH नहीं हो सकता था? क्यों नहीं हो सकता था, इसका कारण बता रहा हूं। आओ देखो, जो सोडियम था, ठीक है, जो सोडियम था इसमें आप लोग देखो, जो सोडियम था, ठीक है, जो सोडियम था, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 11 होता है। तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाले में 1, ठीक है। अब बताओ पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम का सभी लोग बताओ, पोटेशियम का क्या होता है, बताओ पोटेशियम, सभी लोग बताओ। पोटेशियम का होता है 19, कितना होता है 19 होता है। तब इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले में 2, दूसरे में 8, फिर तीसरे में 8, तो कितना हो गया 8 2 10 और 8 18 और लास्ट में क्या हो गया 1। सभी में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, देखो सोडियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, और मतलब अधिकता आ रही है, और पोटेशियम में 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ रही है। और मैंने आपको बताया था कि क्या है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH, और इस पर पावर क्या होता है -1। क्यों -1? क्योंकि इसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो लेने के लिए होता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी होती है, तो इससे ये क्रिया कर लेता है, उसके बाद इससे क्रिया कर लेता है, तो ये तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो पूरा हो जाता है मान लो। तब सूत्र इसका सिंपल बनता है, क्या बनता है, इसका सूत्र बनता है NaOH बन जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका सूत्र बन जाता है KOH। लेकिन आपका क्या होता है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, देखो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका होता है 12। अब 12 का क्या हो जाएगा, पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 2। अब इसका लास्ट में बच रहा है 2, ठीक है। अब इसको चुल्ल मची हुई है, मैग्नीशियम को चुल्ल मची हुई है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन रखना ही नहीं है। अगर कोई मुझसे मांगता है तो 1 इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा नहीं और 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा दूंगा नहीं, ठीक है। मैं 2 ही इलेक्ट्रॉन दूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, और मैं 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दूंगा नहीं। सबसे पहले ये मैग्नीशियम बोलता है मैं 1 नहीं दूंगा, मैं 1 देने ही वाला नहीं हूँ। तो हाइड्रोक्साइड क्या कहता है, हाइड्रोक्साइड क्या कहता है कि मैं तो 1 ही लूंगा, नहीं मैं 2 दूंगा। अब क्या कहता है हाइड्रोक्साइड, अपने एक दोस्त को और बुलाता है, क्या करता है एक दोस्त को और बुलाता है, और यहाँ पर एक OH और आ जाता है। अब 2 OH हो गए, एक मैग्नीशियम अब क्या करेगा, अब आओ भाई मुझसे जुड़ जाओ, क्या कहता है अब मुझसे जुड़ जाओ, एक इसको दे देगा और एक इसको दे देगा। अब उसका इलेक्ट्रॉन मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब 2 इलेक्ट्रॉन ये एक एक करके ले लिए ना, तब सूत्र बनता है यहाँ पर देखो, तब सूत्र बनता है MOH का होल ट्वाइस। क्या बनता है, मतलब 2 OH आया, होल ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2 OH आया, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, समझ में आया। इसी का दूसरा नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इतना समझाने में समय इसीलिए लिया हूं, ठीक है। चलो अब इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर तो डी हो जाएगा ना, क्योंकि सभी क्षार हैं, क्योंकि सभी क्षार हैं तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझिए, ये भी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या होता है। अम्लीय वर्षा कब होता है, जब वो H2SO4 बारिश करता है। क्या करता है, H2SO4। अब H2SO4 कैसे बनेगा, इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, गलत।
इसमें से ऑक्सीजन है, हाँ सर ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन नहीं है, गलत। अब देखो ऑक्सीजन तो है, लेकिन ऑक्सीजन किसके साथ है, ऑक्सीजन किसके साथ है, किसी के साथ नहीं। यहाँ पर सल्फर है, ठीक है, सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस H2O है, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब यही मिलकर क्या बनाते हैं, यही मिलकर बनाते हैं H2SO4, क्या बनाते हैं, H2SO4, ठीक है, क्या बना देंगे यही मिलकर, H2SO4। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर तो H2, यहाँ पर तो H2 है ही नहीं, H2O, ठीक है, क्योंकि बारिश है तो उसमें पानी जरूर होगा, लेकिन एक आपका बचता क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बचता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और यही सल्फर डाइऑक्साइड आपका अम्लीय वर्षा का कारण होता है। क्या होता है, यही सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का कारण होता है, जो कि आपको धुआं में मिलेगा, ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड ना धुआं में मिलेगा, आप कुछ भी करते हो वहां पर मिलेगा, ठीक है, जलाते हो जो। चलो अगला क्वेश्चन, हाँ मैंने बोला था ना अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में, क्या बोला था, 34 नंबर क्वेश्चंस में मैंने बोला था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसे कहते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसे कहते हैं, MgO2, क्या कहते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, क्या कहेंगे, MgOH का होल ट्वाइस को हम क्या कहेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, क्या कहेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इज राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, चीनी का शुद्धिकरण किस गैस से होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, चीनी का शुद्धिकरण किस गैस से होता है, आप लोग बताइए, सभी लोग बताइए, क्या होता है, किसके कारण होता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, किसके कारण, सल्फर डाइऑक्साइड, और चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22, ठीक है, H22 और O11, ठीक है, ये चीनी का सूत्र होता है, ठीक है, ठीक है, ये किसका सूत्र होता है, चीनी का सूत्र होता है, ठीक, समझ में आया, समझ में आया सभी को ना। चलो अगला क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चंस भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है, एमोनिया बनाने के लिए हाइबर प्रोसेस में उत्प्रेरक क्या करता है, बताओ, हाइबर प्रोसेस में उत्प्रेरक क्या करता है या क्या होता है, ठीक है, उत्प्रेरक का काम क्या होता है, सबसे पहले उत्प्रेरक का काम समझो, ठीक है, उत्प्रेरक का काम होता है, क्या काम होता है, उत्प्रेरक का काम अपक्रिया बढ़ाने में और अपक्रिया घटाने में दोनों में किया जाता है, ठीक है, उत्प्रेरक का काम अपक्रिया को जल्दी करने में और अपक्रिया को कम करने में किया जाता है। अब वो आपकी बात की बात है, क्योंकि केमिस्ट्री कभी आपको सही चीजें नहीं बताई है, क्यों, क्योंकि अगर उत्प्रेरक कब किया जाता है बढ़ाने के लिए, जो एमोनियम है, ठीक है, जो यूरिया बनाना है, यूरिया बनाने के लिए ना, ये यूरिया जल्दी नहीं बनता, आपको लगभग ना जो एमोनिया है, एमोनिया का एक कण जानते हो कितने साल में बनता है, वो लगभग 4 से 5 साल लग जाते हैं एक कण बनाने में, 4 से 5। लेकिन अगर इसी में हम किसी चीज को उत्प्रेरक का यूज कर ले तो ये जानते हो कितने दिन में बन जाएगा, 2 से 3 घंटे में, कितने घंटे में, 2 से 3 घंटे में ये बन जाएगा एमोनियम का एक कण। तो एमोनियम जब तक बनेगा नहीं, जब तक यूरिया बनेगा नहीं, ठीक है, तो वही चीज उत्प्रेरक यूज करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जल्दी काम करने के लिए उत्प्रेरक ज्यादा जरूरी है। तो इसमें किस चीज का उत्प्रेरक यूज करते हैं, आयरन, किसका यूज करते हैं, आयरन, ठीक है, क्योंकि जो एमोनियम है ना वो आयरन के साथ अच्छी तरीके से घुल जाता है, मतलब अच्छी तरीके से क्या करता है, ये घुलकर रिएक्शन करता है, ठीक है, क्या करता है, घुलकर रिएक्शन करता है, ठीक है, हाइबर प्रोसेस में। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका राइट आंसर हो गया ए वाला, लेकिन अब मैं आप लोगों को बता दूं, अगर क्रैश कोर्स खरीदना चाहते हो
तो अभी ऑफर चल रहा है मात्र 49 रुपये में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे ऐप का, वहां से जाकर आप लोग क्रैश कोर्स खरीद सकते हो। और ये कोर्स बहुत बढ़ने वाला है, जल्दी से बढ़ने वाला है। ये 99 रुपये होने वाला है या 199 हो जाएगा। तब आप लोग कहोगे सर आपने कोर्स का दाम क्यों बढ़ा दिया, अभी ऑफर है, जाओ खरीद लो, ठीक है। और हाँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐप पर हमारे टेस्ट फ्री में मिलता है ब्रो, ठीक है। फ्री में आप लोग जाकर टेस्ट को दे सकते हो, आराम से जाइए टेस्ट दीजिए, चैप्टर वाइज टेस्ट, उसके बाद फुल टेस्ट आप लोग दे सकते हो ऐप पर ही, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर फ्री में मिलता है, ठीक है। जाइए ऐप पर दीजिए टेस्ट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखो। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो मैंने आपको बताया सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान कितना होता है, 8.5 से 8.4 से लेकर 8.5 तक होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो यहाँ पर 8.5 दिया गया है, तो इसका राइट आंसर 8.5, ठीक है। समझ में आया, जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है, सभी को समझ में आना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है NaOH सबसे प्रबल क्षार क्यों है, बताओ। NaOH सबसे प्रबल क्षार क्यों है। ये पूरी तरह से विघटित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ये अगर अम्ल के साथ अवक्रिया कर दो ना तो पूरी तरह से विघटित का मतलब टूट जाते हैं। तो ये क्या होता है, प्रबल क्षार होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, ठीक है। बी नहीं, सॉरी गाइस, ए इज राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन। अब यहां पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आता है जल में अमोनियम गैस का व्यवहार कैसा होता है, बताओ। जल में जो अमोनियम गैस का व्यवहार कैसा होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो जानते हैं जो जल होता है, जल में अमोनियम गैस का व्यवहार कैसा होता है, वो दुर्बल क्षार की तरह होता है। कैसा होता है, वो दुर्बल क्षार की तरह होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट क्वेश्चन है आपके, ये यहाँ का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाला है 2026, ठीक है, 2027 आएगा जो पेपर, ठीक है। ये हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा, गारंटी है। क्योंकि अब ये फेवरेट क्वेश्चन हो गया है किसका, एग्जामिनर का। सबसे पहले पीवीसी का मतलब समझो, पीवीसी होता क्या है। देखो पीवीसी का मतलब, पी मतलब पॉली और बी मतलब विनाइल, ठीक है, और सी मतलब क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब उसमें पॉली तो समझते हो कि अधिक या बहुलक, ठीक है, अधिक या बहुलक का मतलब समझते हो बहुत अधिक, ठीक है। लेकिन विनाइल क्लोराइड का मतलब समझते हो Cl, ठीक है। लेकिन विनाइल एक ऐसा शब्द आ गया है, विनाइल, ठीक है, विनाइल, सॉरी गाइस स्पेलिंग थोड़ा YL रहेगा, ठीक है, विनाइल। अब ये विनाइल, विनाइल होता क्या है, कहाँ से आया, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। वैसे तो आप लोग, मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, नहीं, सबसे पहले आप लोग भी जान गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले विनाइल आया कहाँ से, ये जानना जरूरी है। देखो आपने पढ़ा क्या है, आपने पढ़ा एल्केन, ठीक है, क्या पढ़ा है, एल्केन। फिर उसके बाद आपने पढ़ा है एल्कीन, पढ़ा है कि नहीं। उसके बाद पढ़ा है एल्काइन, ठीक है, एल्काइन। लेकिन जो एल्कीन ग्रुप है, ठीक है, क्या है, एल्कीन ग्रुप, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं कि नहीं, हाँ सर। इसमें एक बॉन्ड होते हैं, हाँ होता है एल्केन में। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, हाँ सर होते हैं। लेकिन जो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, एल्केन जो डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब हम डबल बॉन्ड को अपने यहाँ तो दो बॉन्ड कहते हैं, मतलब दो बंद कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक लैटिन भाषा होता है, ठीक है, लैटिन भाषा में इसे विनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड को हम विनाइल कहते हैं लैटिन भाषा में। तो लैटिन शब्द से इसको ले लिया गया, क्या ले लिया गया, लैटिन शब्द से इसको ले लिया गया, ठीक है, लैटिन शब्द से। तो ये क्या हो गया आपका, विनाइल हो गया, मतलब ये विनाइल ग्रुप हो गया। एल्कीन ग्रुप को विनाइल ग्रुप भी कहते हैं, ये चीज ध्यान में रखो।
अब देखो विनाइल, विनाइल का सूत्र क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट विनाइल का सूत्र क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, आओ समझते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, पॉली नहीं लगाया, विनाइल क्लोराइड, मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड को ही हम क्या कहते हैं, विनाइल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, विनाइल क्लोराइड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। लेकिन इसका सूत्र जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका सूत्र कभी भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो समझो पीवीसी का सूत्र क्या होगा, देखो यहाँ पर पहला नंबर हम एथिल बना लेंगे, ठीक है। एथिल का सूत्र ऐसे कुछ होता है क्या, ऐसे कुछ होता है क्या एथिल का सूत्र, हाँ सर ऐसे ही होता है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो एक कार्बन में मतलब एक वाले में हमें क्लोरीन भी जोड़ना है। देखो क्लोरीन जोड़ना है कि नहीं, तो क्लोरीन जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक H से क्या करना होगा, एक H से हमें एक H को हटाना पड़ेगा, एक इसमें में से H को हटाना पड़ेगा और इसमें हम क्लोरीन जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि नहीं। अब यही आपका क्या हो गया, यही यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, तो अब यही आपका क्या हो गया, नहीं सॉरी गाइज यहाँ पर नहीं लगाएंगे कुछ, अब यही आपका क्या हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉली क्यों, क्योंकि एक से अधिक क्लोरीन जुड़ा है, क्या है, एक से अधिक क्लोरीन जुड़ा है कि नहीं, हाँ सर एक से अधिक क्लोरीन, तो पॉली जोड़ेंगे, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका राइट आंसर क्या हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। दिस इज राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन समझ में आया और इस क्वेश्चंस को आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।